4.4 और एक्सरसाइज 4.4 जो है आपकी नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर सारी बेस्ड है। अब नेचर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो कैसे पता चलते हैं ये देखिए। वैसे आप लास्ट एक्सरसाइज में भी इसके बारे में जान चुके हैं। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 और इसे सॉल्व करके आपकी x की दो वैल्यूज आती हैं। अब ये वैल्यूज किस तरह की होंगी ये हमें डायरेक्ट पता चल जाता है और डायरेक्ट पता चलता है हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट से, जिसे डी के नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम डी भी डिनोट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकलती है आपकी b² - 4ac से। यहाँ पे आपका a, b और c यही है जो आप पूरे चैप्टर में करते आए हैं। तो इसके अंदर भरने से आपका d आ जाता है। अब d आपका तीन तरह का आ सकता है। देखिए, या तो d आएगा आपका 0 के बराबर। अगर आपका d 0 आ जाता है तो उस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे और वो इक्वल होंगे। तो 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी जो भी एंड में आंसर आएंगे ना वो दोनों के दोनों आपके सेम होंगे। अच्छा, अगर d आता है आपका 0 से बड़ा तो आपके रूट्स तो दो ही आएंगे लेकिन डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लेकिन अगर आपका d 0 से छोटा आ जाता है फिर आपका कोई रूट नहीं आता, उसके आंसर्स नहीं होते हैं, तो उस केस में आपका नो रियल रूट्स। बस यही नेचर ऑफ रूट्स होता है। इसी के बेस पे आपका ये सारा एक्सरसाइज है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर उनके रियल रूट्स एग्जिस्ट हैं, यानी कि इन दो केस में अगर d 0 आए या d 0 से बड़ा आए तो फिर आपको वो रूट्स निकाल के भी दिखाने हैं। अगर आपका d 0 से छोटा हो जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सवाल को वहां पे छोड़ देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है बुक में, 2x² - 3x + 5 = 0। तो पहले तो यहाँ आप अपने ABC निकालिए। a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, ये -3, और c आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ये 5 है। अब आपको निकालना है d। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह भरेंगे -3, इसका स्क्वायर, -4, a आपका यहाँ पे 2 है और c यहाँ आपका 5 है। सॉल्व किया, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। माइनस यहाँ पे आपका 4 2 = 8 और 8 5 = 40। इधर 40 आ गया, 9 में से 40 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ये जब प्लस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 31 आएगा और बड़े का साइन लगता है -31। तो यहाँ जो d है ना आपका, ये 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव है ना तो 0 से छोटा है, तो आप इसलिए ऐसे लिखेंगे, बिकॉज d is smaller than 0 therefore this equation has no real roots। इसके रियल रूट्स है ही नहीं, इसके कोई आंसर नहीं हो सकते। ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी हुई है, अंडर रूट में भी है। सबसे पहले इसमें से आप अपना ABC निकालेंगे। a है इसमें आपका 3 और b है इसमें आपका -4 और √3, c है इसमें आपका 4। अब d निकालते हैं। d होता है आपका b² - 4ac। वैल्यू भरते हैं, b की जगह भरेंगे -4 √3 का होल स्क्वायर, -4 a की जगह 3 लेना है
और c की जगह 4 लेना है। सॉल्व किया, -4/√3। वैसे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, नहीं अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो ऐसे खोल के कर लें, इससे आपका गलती होने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो साइन देखिए, स्क्वायर कोई चीज़ होती है तो प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 4 आपका 16 बन गया, और √3 इंटू √3 आपका 3 बन गया, 16 3 फाइनल ये 48 आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे 48 माइनस, इनको प्रोडक्ट करते हैं, 4 3 12, 12 4 48, ये आपका 48 आ गया, 48 में से 48 गया आपका 0 आ गया। तो अब बिकॉज ऐसे लिखेंगे, बिकॉज आपका d इज इक्वल टू 0 आ गया, देयर फोर इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, इसके 2 रूट्स होंगे और वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स बोल सकते हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। अब अगर रूट्स आ गए हैं तो आपको निकालने भी हैं, और रूट्स निकालना आप पीछे ही सीख चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, इसी से निकाल देंगे आपके दोनों रूट्स। तो वैल्यू भरते हैं इसके अंदर, देखिए ये माइनस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का माइनस है, और b की जगह आपको ब्रैकेट बनाना है, और यहाँ b की वैल्यू भरनी है -4√3, आगे प्लस माइनस √d की जगह 0 लेना है क्योंकि d आपका 0 आया है, अपॉन में 2, और a है आपका 3, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 4√3, आगे प्लस माइनस √0, तो 0 का तो √ भी 0 ही आएगा, और 0 को लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, और नीचे आ गया 2 3 6। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका 4 और 6 कट जाएगा, ये 2 के टेबल में आपका 2 पे कट गया, ये 2 के टेबल में आपका 3 पे कट गया, और ऊपर √, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे आगे भी कर सकते हैं, देखिए ये 2√3 है, और जो 3 है इसे आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि रूट इंटू रूट ही तो ये बन के 3 बना है, तो इसके ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो 3 को मैं अगर ऐसे लिख लूँ √3 इंटू √3, तो एक रूट से एक कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 2/√3। ये एक x आया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका आपका एक ही आंसर आएगा, इसके जो दोनों रूट्स हैं ना, कहाँ है ना यहाँ पे, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, तो जो ये आया है ना दूसरा भी यही आएगा, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप, देयरफॉर रूट्स आर 2√3 एंड 2√3। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी हुई है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप ABC निकालें, इसमें से A आपका 2 है, B आपका -6 है, और C आपका 3 है। अब निकालेंगे D इज इक्वल टू होता है B² - 4AC, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो B की जगह लेना है -6 और इसका स्क्वायर, माइनस अपनी जगह, 4 अपनी जगह, A की जगह लेना है आपको 2 और C की जगह लेना है आपको 3। सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर 36, और माइनस तो स्क्वायर में प्लस ही हो जाता है, तो ये आ गया 36, माइनस 4 2 12, और 4 2 8, 8 3 24, 24 आ गया, इन्हें माइनस किया तो आपका 12 आ गया, तो आपका D आ गया 12, तो D तो 0 से बड़ा है, तो ऐसे लिखेंगे बिकॉज D is greater than 12, therefore it has 2 distinct real roots। इसके 2 रूट्स आएंगे और वो आपके अलग अलग होंगे। अब रूट्स तो आएंगे तो फिर आपको निकालने भी हैं, अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे रूट्स के लिए। यहाँ पे रूट्स निकालते हैं,
पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। माइनस का फॉर्मूला ये है, ये जो माइनस होता है ना ये फॉर्मूले का होता है। अगर आपकी कभी b की वैल्यू माइनस हो ना तो ये आप बाहर लगाएं और इसके लिए ये आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। अगर प्लस का नंबर है आपका यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस का है ना अगर आपका b तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। ये इसका माइनस है, ये फॉर्मूले का है। प्लस माइनस डी की जगह लिखेंगे 12 अपॉन में 2a और a है आपका 2, तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया 6 और आगे प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 6। ये जो 4 है ये आपका दोनों के नीचे है, तो मैं इसे बारी बारी अलग कर लेता हूँ, या पहले इस 12 को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस देखिए ये जो 12 होता है आपका 12 के पीएफ होते हैं 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बाहर आ जाता है, यानी 12 में से जो 12 के प्राइम फैक्टर्स है आपका 2 तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आपका 3 रह जाएगा ऐसे। अब इसके बाद आप इस 4 को बारी बारी से दोनों के नीचे लगा लें। एक बार प्लस में है ये और एक बार माइनस में है, तो पहले तो दो अलग अलग लिख लेते हैं। 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, एक तो प्लस की वैल्यू आई, दूसरा आपको माइनस में लेना है 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब चाहे तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहे तो इस 4 को बारी बारी से इन दोनों के नीचे लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 से ये दोनों कट रहे हैं 6b और 2b। तो 6 के नीचे 4 लगाएंगे, फिर आपका 2 रूट 3 के नीचे 4 लगाएं, तो ये सॉल्व होगा। ये कट के आपका 3, ये 2, 3/2 प्लस ऐसे ये कट जाएगा 2 1 पे और 2 2 पे, तो रूट 3 अपॉन 2, दोनों के नीचे अब 2 बन गया। दोनों का सेम ही आएगा एलसीएम, और ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी, तो और ज़्यादा आगे सॉल्व होकर और छोटा बन गया, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। यही इसमें कर देंगे आप 6/4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, सेम ही चीज़ें आएंगी यहाँ भी, बस यहाँ माइनस है आपका, तो ये आपका 3/2 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, ये इससे कट के यहाँ 2 आ जाएगा, तो ऊपर रूट 3/2, फिर दोनों में 2 है तो 2 ले लिया, और यहाँ 3 माइनस रूट 3। ये आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, यानी कि 2 रूट्स आ गए। तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप, रूट्स आर 3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 माइनस रूट 3/2। चलिए ये थर्ड पार्ट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है आपका सेकंड। क्वेश्चन सेकंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, पेपर में ये 1 या 2 नंबर का ज़रूर आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको k की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि इस इक्वेशन का आपके 2 इक्वल रूट्स आ जाएं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन लिखें कि फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स आने के लिए आपका जो d है ना डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है इक्वल रूट आने की। तो अब यहाँ से आपको d की ही वैल्यू निकालनी है, और d होता है आपका b² माइनस 4ac, और इसको आपको 0 के बराबर पुट करना है, आपका k आ जाएगा। चलिए वह इसमें इक्वेशन में आप ABC तो देख ही रहे हैं, a आपका 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, a 2 है, b है आपका जो x का कोफिशिएंट यानी कि k, और c है आपका 3,
पुट करते हैं b की जगह k, इसका स्क्वायर -4, a की जगह 2, c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। ये आया आपका k स्क्वायर -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालनी है तो k वाली चीज़ को यहाँ छोड़ देंगे और ये -24 आपका इधर जाके प्लस हो गया। अब k से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 24 के आपका अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो ये आपका अंडर रूट हो जाता है। अब 24 का अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो 24 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले, प्राइम फैक्टर्स जिन्हें बोलते हैं। ये आएंगे आपके 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और पेयर का बाहर आता है, यानी 2 बाहर आ गया, एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया और अंदर रह गया 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 6। ये आपके k की वैल्यू आई है। अब एक चीज़ और, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट जो आता है ना वो आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो k की वैल्यू जो है आपकी प्लस में या माइनस में, दोनों में पॉसिबल है। तो ये आपका k आ गया। चलिए सेकंड इक्वेशन देखें। सेकंड में आपको इक्वेशन थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रही होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई में है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से। तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा kx का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पहले लिखेंगे, फिर आपका k लिखेंगे और फिर आपका x, क्योंकि k भी ना यहाँ पे कोई नंबर है, नंबर के साथ नंबर लिखते हैं क्योंकि ये x का कोफिशिएंट बनेगा। फिर आपका प्लस और 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं पहले ABC निकाल लेता हूँ तो A हो गया k और आपका जो B है वो -2k और यहाँ पे C आपका 6 है। फिर आप लिखेंगे for 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि इसमें से भी तो आपको इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी है ना कि k की वैल्यू क्या होगी। for 2 इक्वल रूट्स ऐसे लिखेंगे, आपका d होना चाहिए 0 के बराबर। अब d का फॉर्मूला लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यूज उठाते हैं, -2k और इसका स्क्वायर, ये b की वैल्यू -4, a की जगह पे k और c की जगह पे आपका 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका 4k का स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है ये, और इसमें k भी कॉमन है और आपका 4 दोनों में है, तो 4 और k इसमें कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से सिर्फ एक k बच गया, यहाँ से माइनस बच गया और यहाँ से 6 रह गया, क्योंकि 4 6 ज़ा 24 होता है और इज इक्वल टू 0। आपके दो फैक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, एक तो 4k है और एक k - 6 है। बारी बारी से इनको 0 के बराबर पुट करना है। तो पहले 4k को 0 के बराबर पुट करें, फिर आप k - 6 को 0 के बराबर पुट करें। यहाँ से k की वैल्यू आएगी आपकी 0/4, तो सॉल्व होके k आ गया आपका 0। और यहाँ से k आएगा आपका, ये -6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका k 6 आ गया। तो इस इक्वेशन के लिए आपका जो k है वो 0 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये आपकी दो वैल्यूज आ गई k की। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? क्या ऐसा आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ
उसकी ब्रेथ से डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर हो, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, आम का बगीचा। इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है ऐसे, और इसका जो एरिया है वो आपका 800 मीटर स्क्वायर है। तो मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं, तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ। तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसकी आपकी डबल है ना, तो लेंथ होगी आपकी 2x मीटर, और एरिया आपको गिवन है, ये चीज़ गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया के बराबर होता है, और लेंथ है आपकी 2x और ब्रेथ हो गई इसमें आपकी x, तो ये बराबर 800 दिया हुआ है। हमें ये देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इक्वेशन बन रही है अपनी, 2x को x से करेंगे तो ये आपका 2x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 800। यहाँ से अगर x स्क्वायर को अकेला छोड़ता हूँ तो ये हो गया आपका 800 अपॉन 2, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी ये 400, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 400 का अंडर रूट। अब 400 का स्क्वायर रूट तो आपको वैसे भी पता होगा, 220 इंटू 20 आपका 400 होता है, तो 400 का स्क्वायर रूट आपका 20 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20, और ये चीज़ प्लस भी हो सकती है, ये आपका माइनस भी हो सकती है, तो x आपका 20 आ गया। तो यानी कि एक रियल रूट आ गया, और रियल रूट आ गया तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो ऐसे लिखेंगे, as x is equal to a real root, therefore it is possible। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी है यानी कि वो पॉसिबल है, x आपका एक रियल रूट है। अब इसमें माइनस को तो नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस में आपकी लेंथ नहीं हो सकती, तो +20 को हम लेंगे और फिर अपना ब्रेथ और लेंथ निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे आंसर है, पहले तो ये लिखना है आपको कि पॉसिबल है या नहीं है। अब पॉसिबल तो हमने लिख दिया, येस इट इज़ पॉसिबल, अब वो निकालने भी हैं। तो ब्रेथ को x माना हुआ है और ब्रेथ आई आपकी वैल्यू x की 20, ये 20 आ गया, और लेंथ इसका डबल है यानी कि 2x, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40, तो ये आपके 20 और 40 मीटर्स आ गए, लेंथ और ब्रेथ आ गई, ये चीज़ पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। क्या इस तरह की ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर ऐसा है तो आप इनकी प्रेजेंट एज बताइए। सिचुएशन दे रखी है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों की जो उम्र है उनका जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। आज से 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी उनका प्रोडक्ट 48 था। तो क्या ऐसा पॉसिबल था, ऐसा हो सकता है? तो हम इसको इक्वेशन बना के देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं। तो इसमें एजेस दे रखी हैं 2 दोस्तों की, तो एज को लेट करेंगे पहले। तो लेट एज ऑफ, मैं एक दोस्त की मान लेता हूं, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x years, then एज ऑफ सेकंड फ्रेंड लिख दें, अदर फ्रेंड लिख दें, कितनी हो जाएगी। देखिए दोनों का सम दे रखा है ना 20, दोनों मिलके 20 हैं। अब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, यानी अगर ये
y है तो y कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 में से x माइनस हो जाएगा, तो x की टर्म में इसकी एज 20 माइनस एक्स हो गई, इतना ईयर्स। अब 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो की एजेस भी आपको निकालनी है क्योंकि रिलेशन तो उसी में लग रहा है ना। तो 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी? फर्स्ट फ्रेंड्स एज वॉज कितनी होगी? जितनी आज है उससे 4 उम्र कम होगी, 4 घट जाएगी ना इसकी आज से, तो इतने साल का होगा वो 4 साल पहले। एंड सेकेंड फ्रेंड्स एज, जितनी वो आज है उससे 4 कम होगा, आज वो 20 माइनस एक्स का है तो इसमें से 4 और कम हो जाएगी, तो ये नंबर से नंबर सॉल्व हो गया, तो 16 माइनस एक्स इतने साल का था। अब इनमें रिलेशन दे रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो आपका 48 के बराबर दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इट इज गिवन 48। बाइनोमियल दिख रहा है आपको, बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे तो पहला नंबर और ये आपका दूसरा ब्रैकेट, फिर इसका दूसरा नंबर, फिर ये पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 48। ये हो गया आपका 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 और माइनस माइनस प्लस और 4x इज इक्वल टू 48। अच्छा, अब x को पहले ले लेते हैं स्क्वायर वाले टर्म को, फिर x वाला लेते हैं और फिर नंबर्स को लेते हैं। तो एक तो ये 4x है और एक ये 16x है और नंबर आपका माइनस 64 और 48 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ कुछ नहीं बचा। सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस का 20x हो गया और ये दोनों नंबर मिलके हो गए 60 40 100 और ये दोनों 12, अब माइनस के 112 हो गए इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन को कभी आप आगे से माइनस नहीं रखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसे प्लस बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सब के साइन चेंज करती चली जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 20x माइनस इंटू माइनस प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो आ गई आपकी, अब ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए आप अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी d निकालेंगे, तो d होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका d बड़ा आ जाए 0 से या 0 के बराबर आ जाए तो पॉसिबल है, अगर 0 से छोटा आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, सिंपल यही तो होता है। तो b की वैल्यू है माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 112। अब 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता स्क्वायर में, स्क्वायर पॉजिटिव आता है। और ये हो गया प्रोडक्ट, 112 को 4 से करेंगे तो 100 4 ज़ार 400 और 12 को 4 से किया तो 48, ये आपका 448 आएगा। इन्हें सॉल्व किया तो सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि प्लस माइनस के नंबर है, सब्ट्रैक्ट होके 48 आएगा और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस का 48 आएगा। तो आपका d तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे रिजल्ट, बिकॉज d is less than 0, therefore this situation has, या लिख दें this equation has no real roots, thus this situation is not possible। सिंपल,
डी 0 से छोटा है तो इस इक्वेशन के रूट्स आ नहीं सकते, रूट्स नहीं आ सकते यानी कि आंसर नहीं आ सकते। अब जब आंसर ही नहीं आ सकते तो ऐसा केस कभी बन ही नहीं सकता जैसा इसके अंदर आपको बताया है। चलिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन 5 है, उसे करते हैं। क्वेश्चन 5 में लैंग्वेज है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर तो 80 हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर पॉसिबल है ऐसा बनाना तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के बताइए। देखिए रेक्टेंगुलर दे रखा है, सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाइए और इसकी डायमेंशंस को आप कुछ लेट कर लें। अभी रहने दें, आपको पेरीमीटर दे रखा है ना, तो मान लीजिए इसे ब्रेड्थ ही ले लिया मैंने और इसको लेंथ ले लिया, तो आपको गिवन है पेरीमीटर। यहां से शुरू करिए सवाल को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये गिवन है आपको 80 मीटर। और रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो गया आपका 80। तो अगर सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू निकालें तो ये आपकी 80/2 हो गई, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ दोनों मिलके आपकी 40 होनी चाहिए। अब यहाँ मैं x मान लेता हूँ, यहाँ मैं लेंथ को x मान लेता हूँ और ब्रेड्थ फिर अपने आप आएगी। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू x, मीटर में सवाल है तो मीटर, देन ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 40 हैं, लेंथ x है तो ये हो जाएगी 40 - x, इतना मीटर। अब लेंथ और ब्रेड्थ मिलके आपका एरिया होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो आपका एरिया होता है। और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज ये रही हैं आपकी x, 40 - x इज इक्वल टू एरिया कितना मांगता है किताब वाला? 400 होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 40 को x से किया तो 40x आ गया, x को x से किया और ये माइनस है तो -x² आ गया, और ये 400 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को रीराइट करते हैं, x² को पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर x को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट को लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को नेगेटिव नहीं रखते हैं ना, पहला कोफिशिएंट आपका x² का, तो इससे प्लस बनाने के लिए सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का x², माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 40x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0 पे तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई तो अब आपको यहाँ से d निकालना है। तो d निकालने के लिए d इज इक्वल टू b² - 4ac। b में क्या है आपका? देखिए a इसके अंदर आपका 1 है, x का कोफिशिएंट स्क्वायर का, 20 में आपका -40 है और c है इसके अंदर आपका 400। इनमें वैल्यू पुट करते हैं, -40 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 400। सॉल्व किया, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1600 आएगा, और इधर आपका 400 इंटू 4, ये भी 1600 आ रहा है, तो माइनस करके तो ये 0 आ गया। तो यानी कि d 0 आ गया तो इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं। तो ऐसे लिखेंगे, बिकॉज d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इट हैज 2 इक्वल रूट्स। अब रूट्स हैं तो वो निकालने भी हैं आपको, और वो निकलेंगे आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, यानी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। वैल्यू भरते हैं,
ये माइनस फॉर्मूले का, ये ब्रैकेट b के लिए, b है -40 प्लस माइनस अंडर रूट d है 0 अपॉन में 2, a की वैल्यू 1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 40 प्लस माइनस 0 को तो लिखना ही नहीं है, अपॉन 2, 40/2 यानी कि 20 आंसर आ गया। जब आपका 20 आंसर आ गया तो ये आपका x है, और एक ही आंसर आया तो यानी कि दोनों यही हैं, जो दो रूट्स है ना वो 20 और 20 ही हैं इसके। तो चलिए x आया आपका लेंथ, लेंथ ले रखी है ना आपने x, तो अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे therefore length of rectangular park is equal to 20 meter and breadth of rectangular park कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x यानी 40 माइनस 20। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ भी आपकी 20 मीटर आ गई। तो लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है वो तो रेक्टेंगल होता ही नहीं है, इसे तो स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो एक स्क्वायर के अंदर होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, आपके आमने सामने की साइडें बराबर होनी चाहिए, देखिए इसमें भी है, बराबर है नहीं, सारे एंगल 90 होने चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। तो स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए किसी भी स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही है। लेंथ और ब्रेड्थ बराबर आ गई तो क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन 5 था। इसके साथ